क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, होप कि तुम लोग पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ रहे होगे तो अपना नुकसान करोगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का। वैसे तो तुम्हारे जूनियर्स का चेंज हो गया है, बट तुम थोड़े सीनियर, तुम लोग का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। हम इसके साथ सेक्शन बताएंगे बीएनएस का। कुछ क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने किया हुआ है। देखो, नोट्स तुमको नहीं बनाना है और ना ही ये वाली नोट्स कॉपी करनी है। अपना सीरीज लेकर अपने साथ बैठो, जो भी सीरीज तुमने लिया है। भाव्य का लिया हो तो सबसे अच्छा है। अगर भाव व्याकरण नहीं लिया है तो जो भी लिया है, ठीक है। अगर हाँ, उस सीरीज को अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। अब जो भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे, एक पेन ले लो, एक स्टिकी नोट्स ले लो। स्टिकी नोट्स नहीं लेना, छोटा सा पेज ले लो। उस पेन से वो टॉपिक हाईलाइट कर लेना। अगर तुमको लगता है कि नोट्स की आंसर सही, सॉरी, लैंग्वेज थोड़ी सी तुमको समझ नहीं आ रही, या तुमको इस क्लास का भी लिखना है, तुम उसके नीचे हाईलाइट कर लो। ओके। देखो, कुछ बच्चे गए थे, अदर सीरीज लेकर आए हैं और उसके बाद बोल रहे मैम हमको जो है इसमें नहीं आ रहा है, भावे वाला वापस ले लें। भाई तुम्हारे 100 वाला अगर बदल के भावे का दे रहा हो तो ले लो, और नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताओ। कुछ लोग 2-3 भावे का लिए हैं, बाकी दूसरे का ले लिए हैं। हमको देखो, हमको जो बेस्ट लगा हमने बता दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुमको जैसे पढ़ना पड़ो। और उस सीरीज, हाँ, जो भी सीरीज लियो उसके बगल अगल बगल अगर जाओ तो वहाँ, नहीं तो अपने स्टिकी नोट से थोड़ा सा टिक कर वहाँ लिख लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था, जो हमको करना है, तुम लोग का बेयर एक्ट पूरा हो गया है, तुम लोग, हाँ नहीं पूरा नहीं हुआ है, तुम लोग का बीएनएसएस चल रहा है। ठीक है, और टीपीए तुम लोग का रुका हुआ है। तो हमको लगता है क्वेश्चन आंसर सीरीज के चक्कर में टीपीए का बेयर एक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन सबका कुछ करके लास्ट में टीपीए करते हैं, हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। डाउनलोड नहीं होता, इसके साथ प्रॉब्लम यह है। अगला क्वेश्चन है अनुश्रुत साक्ष्य का, है ना। तुम्हारी सीरीज में अनुश्रुत साक्ष्य का है, पुरानी वाली सीरीज से क्वेश्चन उठाया हमने। सीरीज अच्छी होती है, सीरीज ले लिया लो, और सीरीज के बगल में एक्स्ट्रा चीजें जो पढ़े हो उसको लिख लो, क्योंकि नोट्स तुम लोग, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन जो तुम्हारी सीरीज में मैंने नोट्स भेजा है उसमें है अनुश्रुत साक्ष्य, और उसके अलावा है विबंध का। ठीक है, अब यहाँ डाउनलोड नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारे पास ग्रुप में गया हुआ है नोट्स, और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तुम लोग पढ़ लेना। हम चलते हैं, हम सॉल्व करवाते हैं आंसर को। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, कौन है ऐड नहीं हो रहा। हाँ, दिव्यांशी। अच्छा, तो तुमने क्या किया, बाकी सब दूसरे का ले लिया और 2 ले लिया भाव्य का। देख लो, जो तुमको जो समझ में आया वो ले लो, मैंने पहले ही बता दिया था। देखो, मेरा कोई वहाँ पे वो नहीं है, तो वो जो समझ में आता है वो लो। मैंने पहले बोला दुकान पे खड़े होके पढ़ लेना, जो भी तुमको सीरीज समझ में आए। मुझे ये ठीक लगी पढ़ने में, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, वरना मेरी सीरीज तो है नहीं कि मैं इसका कोई वो कर रही हूँ। ठीक है, और जो भी तुमको पढ़ना है तुम ले सकती हो। अवध यूनिवर्सिटी में के लिए भाव्या, अवध यूनिवर्सिटी वालों के लिए या इधर एरिया के लिए भाव्या, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट है। ठीक है, जो अभी तक अवेलेबल है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट, और बाकी भी मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा बस, ठीक है, ले लो, उसका भी ले लो, जो भी तुमको समझ में आए देख लो। ले लिया तो क्या कर सकते, जाओ देख लो। देखो, हम नहीं बता सकते ना, तुमको चेंज करना हो तो कर लेना। अनुश्रुत साक्ष्य, ये वाला क्वेश्चन उठा, खोलो तुम लोग अपनी सीरीज में, ओपन कर लिया।
अच्छा मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ क्लियर, तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, ठीक है। अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है, देखो तो सबसे पहले तुम्हें आंसर में जो लिखना है वो लिखना है साक्ष्य क्या होता है। फिर साक्ष्य दो प्रकार का होता है वो लिखना है, क्योंकि तुमको तो आंसर लिखना है ना, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। ओके, हम कीवर्ड बता रहे हैं अपना, उसमें हाईलाइट कर लो क्योंकि नोट्स तो लिखवा नहीं रहे यहाँ, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन 60 में जाते हैं, ओके, और फिर इनको एक्सप्लेन कर देना है। इनको अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं पिछले आंसर में, है ना, ओके। पिछले आंसर में हमने पढ़ा हुआ है कि जो जिस कथन को न्यायालय अपने समझ साक्ष्य के रूप में करने की आज्ञा देता है, ठीक है, और जो जांचाधीन क्या कहते हैं, जो तथ्यों से संबंधित होने चाहिए, ठीक है, उसको मौखिक साक्ष्य कहते हैं। तो वहाँ पे हमने पूरा पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हमने पढ़ेंगे क्योंकि हमको अनुश्रुत साक्ष्य करना है ना। आते हैं अनुश्रुत साक्ष्य पर। फिर अनुश्रुत साक्ष्य, हियरसे एविडेंस, हियरसे एविडेंस, इसकी परिभाषा देंगे, और इसकी परिभाषा देने के लिए हम सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट, और तुम लोग का नया लागू हो गया है तो सेक्शन 55 नया लागू नहीं हुआ लेकिन हम लिख दे रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखेंगे, ठीक है। और ये सेक्शन कहता है कि देखो, इसको लिखने से पहले यहाँ पे तुम लिखना कि अनुश्रुत साक्ष्य की परिभाषा हम सेक्शन 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से ले सकते हैं, ठीक है, और उसके आधार पर हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं। सेक्शन 55 कहता है कि जब भी मौखिक साक्ष्य दिया जाएगा वो ये डायरेक्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। अर्थात जिसने कहा है मैंने इसको सुना है, जिसने कहा मैंने इसको देखा है, जिसने कहा कि मैंने हत्या होते हुए देखा, जिसने कहा कि मैंने महसूस किया कि जिस समय मर्डर हुआ, बम ब्लास्ट हुआ उस समय, सॉरी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उस समय गैस लीक करने की महक आ रही थी, है ना, या टेम्परेचर बढ़ रहा था, कुछ जो भी उसने फील किया, तो जिस व्यक्ति ने यह सब कुछ महसूस किया है उसी का साक्ष्य होना चाहिए, किसी सेकंड व्यक्ति का नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखोगे, एक्स ने कहा अपने पिता को कि मैंने वाई को देखा है एम का मर्डर करते हुए, ठीक। अब अगर एक्स साक्ष्य देने आएगा तो यही डायरेक्ट साक्ष्य, यही ग्राह्य होगा, जबकि जो पिताजी देने आएंगे कि मेरे बेटे ने मुझको बताया कि उसने वाई को एम का मर्डर करते हुए देखा था, ये डायरेक्ट नहीं है, ये अनुश्रुत साक्ष्य की परिभाषा में आता है, ठीक है, ओके। और ये ग्राह्य नहीं होता, सामान्यतः ग्राह्य नहीं होता है, ठीक है। तो तुम इसके आगे अपनी नोट्स में लिखो, इसके लिखो अप्रत्यक्ष साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य हैं, ठीक है, ओके। अतः यह कह सकते हैं कि जिसका मूल्यांकन, ठीक है, जिसका साक्ष्य, जिस चीज का साक्ष्य, साक्षी, साक्षी मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट, जो डायरेक्ट साक्षी जिसने होते हुए देखा है वह नहीं देता, उसको अनुश्रुत साक्ष्य कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोफेसर की तुम परिभाषा भी लिख सकते हो, नाम है बेस्ट उनका, इनके अनुसार ऐसा साक्ष्य जिसकी रिपोर्ट ऐसा साक्ष्य जिसकी रिपोर्ट
सॉरी 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 ऐसा साक्ष्य जिसकी सिर्फ रिपोर्ट दी जा रही है। देखो रिपोर्ट दी जाती है, हमेशा हमने देखा रिपोर्ट कहाँ पढ़ा हमने, पुलिस में पढ़ा है। तो पुलिस क्या करता है, पूरा अन्वेषण करता है, दूसरों से सुनता है, दूसरों के कथनों को करता है, फिर उस पर एक रिपोर्ट बनाता है और मजिस्ट्रेट को भेज देता है, जज साहब को भेज देता है, कोर्ट को भेज देता है। ठीक है, तो रिपोर्ट करता है वो सिर्फ रिपोर्ट करता है कि उसने क्या फाइंडिंग की है। ठीक है, तो सिर्फ रिपोर्ट जो भेज रहा है इसको क्या कहेंगे, अनुश्रुत साक्ष्य कहेंगे। और किसने कहा था ये, डेस्टिनी। ठीक, ओके। और एग्जाम्पल वही लिखेंगे, एग्जाम्पल एक बार तो हो गया ना। ठीक है, दोबारा हमको नहीं देखना एग्जाम्पल। ठीक है, नहीं तो तुम लिखना चाहो, तुमको अच्छे से ध्यान है, एग्जाम्पल तुम्हारी नोट्स में है, हाईलाइट करके कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ अनुश्रुत साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में बात करते हैं। ग्राह्यता अनुश्रुत साक्ष्य सेक्शन 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और हाँ तुम लोग को पुराना है भी, इंडियन एविडेंस एक्ट की 60 के अनुसार क्या है, अग्राह्य है। लेकिन इसके अपवाद हैं, अब ग्राह्यता देखते हैं। ठीक है, ग्राह्यता कब होगी, कहीं ना तो कहीं ग्राह्य होगा, कुछ है तो किसी कारण से तो होगा। ठीक है, अब लिखेंगे अनुश्रुत साक्ष्य की ग्राह्यता के कुछ अपवाद हैं और वह अपवाद निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है नहीं सही है। पहला, अगर स्वीकृति और संस्वीकृति आ जाती है तो वहां पर अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वींस वर्सेस, अब एग्जाम्पल देकर बता, एक्स ने एम को कहा, एक्स को चोट लगी, इसके सिर से खून निकल रहा है। एम ने पूछा क्या हुआ, इसने कहा कि वाई ने मुझे मारा सिर पर। ठीक है, एम ने तो सिर्फ एक्स से सुना है और उसके बाद एक्स मर गया। ठीक है, एम ने सुना है, यह अनुश्रुत साक्ष्य बट ग्राह्य। ठीक है, दूसरा हम ले सकते हैं, जो कथन एक समव्यवहार के भाग होते हैं, सेक्शन 6 कथन किसके हैं, एक समव्यवहार के भाग हैं। ठीक है, थर्ड, ऐसे कथन जो मृत्युकालिक कथन तुम ले सकते हो 32(1) और 26(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट का ये है। अच्छा, इसका 4 होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेस्ट्री जेस्टी जो है वो 4 में है। ओके, एंड 4th नंबर पर जो है हम देखेंगे, जब हम सेक्शन 60 की देखते हैं तो वहां लिखा है कि 55 में ही कि जहाँ पे डायरेक्ट साक्ष्य की बात हो रही है, वहां बोल रहा है कि पुस्तकों के कथन जो होते हैं उनका डायरेक्ट होना आवश्यक नहीं, क्योंकि वो पुस्तक में लिखे हैं और उनको हम डायरेक्ट मानेंगे। ठीक है, ये हमें सेक्शन 60 में ही दिख गया था। आप मान लो 55 बीएससी सॉरी। ठीक है, और पूर्व कार्यवाहियों में जो कथन हुए होते हैं और उसके अलावा लोक दस्तावेजों में वर्णित कथन। पब्लिक डॉक्यूमेंट के कथन। ठीक है, ये सब क्या होंगे, अपवाद होंगे अनुश्रुत साक्ष्य के, और इन सबको ऐसे तुम याद करना और एक बार तुमको एक साथ लिखना है, उसके बाद तुमको क्या करना है, हेडिंग बना के थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, नाउ एक चीज जो हमको बताना था वो ये, और
ये तुम अपवाद के पहले ही लिखोगे इसको। अग्राह्य क्यों होता है? अग्राह्य होने के कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा अनुश्रुत साक्ष्य के अग्राह्य होने का। ठीक है, तो निम्न कारण है। पहला देख लेते हैं कि जो साक्षी आया है, जो साक्षी आया है साक्ष्य देने के लिए, कौन सा साक्ष्य देने आया है? अनुश्रुत। ये पहला कारण है, इसको सब में अलग अलग करके लिखना, हम एक जगह करते रहें। ठीक है, जो साक्षी साक्ष्य देने आया है वो शपथ पर नहीं देता। ठीक है, उसको साक्ष्य शपथ पर नहीं दिया जा सकता। दूसरी, उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि उसके साक्षी की प्रति परीक्षा अगर आप करना कोशिश करोगे तो वो बोलेगा अरे सर हमने तो सुना था, उसने बोला था, है ना। और जब हम उसकी प्रति परीक्षा नहीं कर सकते तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उसकी बात सत्य है या असत्य, इसलिए उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, क्योंकि हम सत्यता या असत्यता का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड अगला है हम उसके आचरण को भी नहीं चेक कर सकते, है ना। हम मतलब कोट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जो ओरिजिनल साक्षी होता है उसके आचरण पर कोट बहुत अच्छे से फोकस करता है। ठीक है, कि वो बोलते समय कैसा आचरण दिखा रहा है। ठीक है, ओके। जैसे मान लो एक्स का हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूटने के लिए वो टॉर्च में गया, सिविल लॉ की बात कर लेते हैं, क्षतिपूर्ति के लिए। वही साक्षी भी है, क्योंकि उसी का हाथ टूटा है, तो न्यायालय ध्यान देगा कि उसका हाथ कैसे काम कर रहा है। वो दोनों हाथों को ऐसे उठा उठा के बता रहा है सर मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, आचरण से पता चल रहा है उसका हाथ नहीं टूटा है। ठीक है, लेकिन एक्स की जगह उसकी मदर चली गई, बोली मेरे बेटे का हाथ टूट गया है। नहीं भैया, आपके आचरण को कैसे हम चेक कर सकते? नहीं चेक कर सकते, आप अनुसूचित साक्ष्य देने नहीं मानेंगे हम। ठीक, हो सकता है कि इसका साक्ष्य त्रुटिपूर्ण हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक क्लास होती है पर्सनल डेवलपमेंट की, एक वही क्लास होती है जो शुरू होती है और समाप्त हो जाती है हर कॉलेज में, कि किसी सब बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है, एक बच्चे को अंदर खड़ा किया जाता है और बाकी बच्चे उसकी बातें करते हैं, फिर दूसरा बच्चा आता है उससे सीखता है, फिर वो बताता है, फिर तीसरा बच्चा आता है फिर उससे सुनता है। ठीक है, ऐसे करते करते आ का मतलब ज्ञा हो जाता है लास्ट में। जिस चीज को समझाना था वह बात नहीं समझाई जा सकती लास्ट व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि मेन साक्षी ने इस साक्षी से, अनुश्रुत साक्षी से कुछ और कह रहा हो और ये कुछ और कह रहा है। ठीक है, और ये सारे कारण क्या कर सकते हैं? विचारण में देरी कर सकते हैं, त्रुटिपूर्ण होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है क्या? अन्याय कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद तुम लोग को लिखना निष्कर्ष। निष्कर्ष हम नहीं लिखेंगे, निष्कर्ष तुम लोग लिखोगे। कभी कभी आता है ना कि पूरी पूरी स्टोरी पढ़ो और उसका शॉर्ट में बताओ, वैसे ही तुमको पूरा आंसर का एक शॉर्ट में कंक्लूजन लिखना है। जो भी तुम इसका महत्व समझते हो, जो भी तुम आलोचना करना चाहते हो, उसको बहुत छोटा सा करके ऐसे के रूप में। ठीक है, ये था तुम्हारा पहला आंसर। नाउ हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, एंड दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है